बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 7 के साथ आपके सर अफजल हाजिर हैं। मेरा बच्चा लेक्चर नंबर 7 ऑनवर्ड्स देखो, फर्स्ट 6 लेक्चर्स हमारा वायरस से रिलेटेड थे। इस चैप्टर के जो पहले 6 लेक्चर्स थे वो हमारे वायरस से रिलेटेड थे, जो कि मिड ऑफ द चैप्टर से लेकर एंड ऑफ द चैप्टर तक जाते थे। अब बेटा आज और कल और शायद एक और लेक्चर लगे तो उसमें हम लोग फर्स्ट हाफ को चैप्टर को पढ़कर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर नंबर 6 की तरफ गामज़न होंगे। मेरा बच्चा चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ लेक्चर नंबर 7, तो ये नोट देख लें कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर। मैं चैप्टर के फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा हूँ बेटा। कौन से पेज से? फर्स्ट पेज से। तो अगर आप लोगों ने बुक्स अपनी खोली नहीं है तो आप जो है वो फर्स्ट पेज पर आ जाए इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 5। बच्चों इसमें फर्स्ट पेज पर हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन हम लोग क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो आप लोग लिख लें कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स या classification of the organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. Similarities and differences की बुनियाद पर organisms के groups और subgroups बनाने को classification कहते हैं। तो अब हम पढ़ने लगे हैं कि classification क्यों जरूरी है, organisms को groups और subgroups में बांटना क्यों जरूरी है। So we are going to read this. Over 1.5 million species of animals are known. इस लाइन के मुताबिक 1.5 million species of animals have been known, ठीक है, जबकि 2 million हो चुके हैं। And over 500,000 species of the plants are known. 500,000 of the species of the plants are known. Done. Now, to deal with such a large collection of dissimilar forms, इतनी ज़्यादा dissimilar forms of organisms को deal करने के लिए certainly लाज़मी है, जाहिर है that we need some system by which species can be classified. हमें किसी system की ज़रूरत है कि जिस system के ज़रिए species को classify किया जाए in a reasonable way. In a reasonable way. डन जी। तो पता ये लगा, to deal with such a large collection of dissimilar forms, certainly we need some system by which species can be classified in a reasonable way. Done. Now janab, many types of classifications are possible. Classifications की बहुत ज़्यादा types हैं हम जिस पर इसको classify कर सकते हैं। तो बेटा for example, अगर हम क्लासिफाई करना चाहें फ्लावरिंग प्लांट्स को, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के कलर, हाइट और किसी एनी अदर कैरेक्टर के मद्देनजर रखते हैं हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर ब्लू कलर वाले जो फ्लावर्स वाले जो पौधे हैं, अगर मैं ब्लू कलर सिर्फ फ्लावर कलर को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना दूं, इसको बेटा फ्लावर के कलर को मद्देनजर रखते हुए, तो इतनी क्लासिफिकेशन, बोंगी सी क्लासिफिकेशन हो रही कि उसका मुझे कोई किसी किस्म का फायदा नहीं होगा। ना मैं हाइट्स को मद्देनजर रखते हुए जी ये टॉल प्लांट्स हैं, जी शॉर्ट प्लांट्स हैं, नो बेटा। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल। ये कोई मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन नहीं होगी, सिंस इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। सिर्फ फ्लावर कलर या फिर हाइट बेसिक डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को तो नहीं ना वो शो कर रहा among the different individuals. लिहाजा बेटा all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories. अब अंग्रेज मानता है कि बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म के अंदर नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल तब्दीलियां होती गई। 4 बिलियन ईयर्स लगे, 4 बिलियन ईयर्स लगे और मौजूदा ऑर्गेनिज्म मार्ज़ वजूद में आए। तो वो कहने लगे कि जनाब तमाम ऑर्गेनिजम्स
फार पास्ट जिसको रिमोट पास्ट कहते हैं, उन सब में तो उनका एंसेस्टर सेम ही है कि बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म ही से ये सारे मार्जे वजूद में आए हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे से ज्यादा रिजेंबल करते हैं वो नियर पास्ट में कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, और वो जो बहुत डिफरेंट है आपस में वो फार पास्ट में कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। तो कहता है however some organisms are more closely related than others. एग्जाम्पल, चिड़िया जो हैं वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है कबूतरों के, लेकिन इंसेक्ट्स चिड़ियों और कबूतरों से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इंसेक्ट्स भी उड़ते हैं और बर्ड्स भी उड़ती हैं। तो पता लगा कि स्पैरोज और पिजन्स, इन दोनों की कॉमन एंसेस्ट्री नियर पास्ट में है, कि नियर पास्ट में इन दोनों का अब्बा एक था, तो जब उसके घर औलादे हुई तो एक पिजन बन गया तो एक स्पैरो बन गया। लेकिन इंसेक्ट्स उड़ते हैं, लेकिन मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो पिजन्स और स्पैरोज के खानदान से हैं, तो उनका खानदान अलग है। लेकिन अगर मैं रिमोट पास्ट में चला जाऊं, बिल्कुल पीछे चला जाऊं, बहुत ओरिजिन ऑफ लाइफ पर चला जाऊं, तो पता लगेगा कि ओरिजिन जो है वो सेम बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही हुए हैं। तो मेरा बच्चा, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग्स द इंडिविजुअल्स। हम इंडिविजुअल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स देखते हैं कि कौन सी रिलेशनशिप्स वो आपस में शेयर करते हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिमिलैरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। कहता बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड, बेटा ये बेसिस आ जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ऑन व्हाट बेसिस बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। तो मेरे बच्चों ने कहना है बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स showing similarities in homologies. Homologies को अंडरलाइन करके लिखें, similarities in internal structures. Homologies का मतलब लिखें internal structures. ठीक मेरा बच्चा, homologies का मतलब लिखें internal structures. तो homologies जो हैं वो internal structures हैं। इसके अलावा बेटा comparative biochemistry, हम दो ऑर्गेनिजम्स में केमिकल्स की कंपैरिजन ढूंढते हैं कि वो कौन से केमिकल्स हैं जो ये आपस में सेम रखते हैं। उन सेम केमिकल्स को अगर हम कंपेयर कर लें तो वो कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसके अलावा मेरा बच्चा साइटोलॉजी को कंपेयर करते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ सेल्स एंड सेल की टाइप्स। और इसके अलावा बेटा हम जेनेटिक्स को कंपेयर करते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ जीन्स एंड डीएनए। तो अगर उनके जीन्स आपस में सिमिलर हैं, उनके आपस में डीएनए सिमिलर है, तो उनको पकड़कर एक सेम ग्रुप में रख दिया जाए। फिर लार्ज ग्रुप्स जैसे किंगडम, फाइलम्स में तोड़ा जाता है। फिर एक फाइलम को किसमें, क्लास में तोड़ा जाता है, क्लास को ऑर्डर में, पढ़ा हुआ ना हमने KPCOFGS। किंगडम को फाइलम में तोड़ा जाएगा, फाइलम को क्लासेस में, क्लास को ऑर्डर्स में, और ऑर्डर्स को फैमिलीज में, फैमिलीज को जेनस में, और यानी जेनरा में, और एक जीनस को स्पीशीज में तोड़ा जाएगा बेटा। तो स्पीशीज जो है इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आया इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इसको मार्क करें, डिफाइन स्पीशीज। ये कई दफा बोर्ड में डिफाइन स्पीशीज आया है, फिर ना कहना खबर ना हुई। ये कई दफा बोर्ड में आया है कि डिफाइन स्पीशीज बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिफाइन स्पीशीज। व्हाट आर स्पीशीज? स्पीशीज ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन है। स्पीशीज एक ग्रुप है नेचुरल पॉपुलेशन का, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे मौजूद हैं, यानी इंसान मर्द, इंसान औरत, सेब के सारे पौधे, आम के सारे पौधे, तमाम डॉग्स मेल्स एंड फीमेल्स, तमाम हॉर्सेस मेल्स एंड फीमेल्स, ये अलग अलग स्पीशीज है। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से अलग है, यह हमें कैसे पता लगेगा? तो वो बड़ा इजी सा इसका कॉन्सेप्ट है, वो ये है
एक स्पीशीज में वो इंडिविजुअल्स आते हैं जिनका स्पर्म और एग आपस में कंपैटिबल हो। मतलब सेब का जो स्पर्म है वो सेब के एग पर ही कंपैटिबिलिटी है और एग और स्पर्म आपस में मिलकर जाइगोट बना देते हैं। लेकिन अगर मैं सेब के स्पर्म को मैंगो के एग के साथ मिलाने की कोशिश करूं तो वो स्पर्म जाया हो जाएगा और एग उस स्पर्म को कभी भी अपने अंदर आने नहीं देगा। तो पता लगा सेब अलग स्पीशीज है और मैंगो अलग स्पीशीज है। इसी तरह इंसान का स्पर्म सिर्फ इंसान औरत के एग के साथ ही कंपैटिबल है और इंसान का स्पर्म किसी और दूसरे जानवर या पौधे के एग के साथ अपना जाइगोट नहीं बना सकता। तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन व्हिच कैन इंटरब्रीड। ब्रीड का मतलब बेटा मेटिंग करना, मेटिंग से अपने स्पर्म और एग को आपस में मिलाना और मिलाकर जाइगोट बनवाना, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बेबी बनवाना और फिर उस ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, उस औलाद को पैदा करना और वो औलाद बड़ी होकर उसमें भी फर्टिलिटी हो, उस औलाद में भी स्पर्म्स या एग्स बनते हो और वो औलाद भी आगे औलाद पैदा करने के काबिल हो। They can interbreed freely among themselves and they can produce fertile offspring. Fertile offspring. तो पता ये लगा कि वो औलाद हमेशा फर्टाइल को जन्म दें। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे नेचुरल, अल्लाह पाक ने नेचुरल पॉपुलेशंस बनाई हुई है। ये नेचर है बेटा, ये कुदरती तौर पर एक यानी एक ही स्पीशीज के स्पर्म उसी स्पीशीज के एग के ऊपर ही असरअंदाज हो सकते हैं, which can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring. But remember that एक स्पीशी reproductively isolated होगी from all other such groups in nature. अब हम लोग बचपन से टार्जन की कहानी सुनते आ रहे हैं कि एक इंसानी काफिला जो जंगल से गुजर रहा था, वहां कोई घटना घटी तो एक बच्चा जंगल के अंदर कहीं ड्रॉप हो गया माँ बाप से, या माँ बाप मारे गए। अब वो बच्चा उस जंगल में पला बड़ा, उसको टाइगरस ने या हथनी ने या किसी और जानवर ने उसको पाला पोसा, उसको जंगल में बड़ा कर दिया। लेकिन मेरा बेटा, वो अब उस लड़का जो कि टार्जन जो क्या बड़ा हो चुका है, अब उसकी वो शादी वहां पर किसी और जानवर से नहीं कर सकते। तो पता ये लगा कि उसको अपनी संतान पैदा करने के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए उसको इंसानों की बस्ती में आना पड़ेगा बेटा। तो रिमेंबर दैट एक इंसान जंगल के अंदर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स, यानी कि फ्रॉम ऑल अदर स्पीशीज इन दैट नेचर। तो एक स्पीशीज हमेशा रिप्रोडक्टिवली अलग होती है बाकी तमाम स्पीशीज से, अलग होती है तमाम स्पीशीज से। तो अब अगर कोई शख्स कहना शुरू हो जाए जी मुझे मेरी बिल्ली से बड़ा प्यार है तो बस मैं अपने पेट से शादी करूंगा और इसी से मैं चाहूंगा कि मेरे घर औलाद हो, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बेटा। बिल्लियां अलग स्पीशीज की हैं और इंसान की अलग स्पीशीज है। तो हाउएवर, अच्छा, जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेक्सुअल मेथड नहीं होता, जैसे अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फिशन होती है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए हम वर्ड इंटरब्रीडिंग अप्लाई नहीं करते, कोई और क्राइटेरियन ढूंढते हैं उनकी स्पीशीज रिकग्निशन के लिए। तो वो क्राइटेरियन डीएनए की स्टडीज हो सकती है, बायोमोलिकुलर स्टडीज हो सकती हैं, जिसकी बुनियाद पर हम अमीबा की स्पीशीज को अलग कर सकते हैं किसी और स्पीशीज से। तो पता लगा कि interbreeding cannot be used as criterion for species recognition among the predominantly, यानी कि जो asexually reproducing organisms हैं उनके लिए हम interbreeding का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोलेकुलर बायोमोलिकुलर स्टडीज, या फिर आप कह लो कि उनकी हम डीएनए की स्टडी या डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए हम उनकी एक
ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फर्क कर सकेंगे कि सेम स्पीशीज है या नहीं। ईच स्पीशीज, हर स्पीशीज की, अब इंसान है, यहाँ पे दूसरी स्पीशीज घोड़ा है, तीसरी स्पीशीज गधे हैं, चौथी स्पीशीज एप्पल्स हैं, मैंगोज हैं, जितने भी ट्रीज हैं, उन सब की अपनी स्ट्रक्चरल, उन सब के अपने इकोलॉजिकल से मुराद के उनका माहौल के ऊपर क्या असरात है, माहौल का उनके ऊपर क्या असरात है, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और उनकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब बेटा अलग है, ये सब अलग है। और याद रखें, एवोल्यूशन में स्पीशीज जो है एक इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट समझी जाती है। अभी मैंने ऊपर जिक्र किया कि एक एंसेस्टर के घर दो औलादें पैदा हुई, एक पिजन तो एक क्या वो स्पैरो। तो स्पैरो और पिजन ये एवोल्यूशन में इंडिपेंडेंट यूनिट के हवाले से पहचानी जाएंगी, इंडिपेंडेंट यूनिट होंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट यूनिट यही है क्योंकि ये इनके स्पर्म्स और एग्स सिर्फ एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में कंपैटिबल आएंगे, तो इंडिपेंडेंट यूनिट है। डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट एक्सचेंज जीन्स बिटवीन देम, ये अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जीन्स एक्सचेंज करें नेचुरली। लेकिन हाँ, अगर हम आर्टिफिशियली ये करा भी दें, 9th में हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको आर्टिफिशियली करा भी दें कि मेल डोंकी का क्रॉस फीमेल हॉर्स के साथ करवा भी दें, तो नतीजे में म्यूल पैदा होगा, और म्यूल जो है वो खच्चर कहलाता है, और खच्चर जो है वो इनफर्टाइल होगा। इसका मतलब कि अगर ये क्रॉस हो भी जाए, इनकी आपस में ब्रीडिंग हो भी जाए, तो बच्चा जो है वो फर्टाइल पैदा नहीं होगा। फर्टाइल बच्चे के लिए क्या जरूरी है मेरा बच्चा? फर्टाइल बच्चे के लिए जरूरी है कि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में क्रॉस करें, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में क्रॉस करें। सो डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट एक्सचेंज जीन्स बिटवीन देम। कहता है जनाब, सिंस लॉन्ग द लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, कहता है बहुत पुराने वक्तों से, कहता अज़लों से, एरिस्टोटल साहब ने उनके जमाने से, कहता है लिविंग थिंग्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जबकि आज हमें पता है कि टोटल 5 किंगडम्स हैं। टोटल कितने बेटा? 5 किंगडम्स। आगे से ये वाली लाइंस मेरा ख्याल है पहले भी मैं बता चुका हूं कि नेक्स्ट ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, फाइला फॉर एनिमल्स, लेकिन डिविजन्स फॉर प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई। तो प्लांट्स, एल्गी और फंजाई के लिए फाइलम वर्ड नहीं यूज होगा, फाइलम सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज होगा, तो बाकी के ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड डिवीजन यूज होगा। जबकि फाइलम किस में टूटा हुआ होता है? फाइलम टूटता है जी क्लासेस में, क्लासेस किस में टूटती हैं जी? ऑर्डर्स में, और ऑर्डर किस में टूटते हैं? फैमिलीज में। इसमें मेरा बच्चा फैमिलीज, और फैमिली किस में टूटती है? रिलेटेड जेनेरा में, और जेनस किस में टूटती है? वन और मोर स्पीशीज में। तो स्पीशीज जो है, these are the basic unit of classification। अभी तक जितने हमने पॉइंट्स पढ़े हैं सिर्फ डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज जो थी वो इम्पोर्टेंट। अगर मेरा बच्चा मैं कन्वर्सली देखूं, कन्वर्सली से मुराद नीचे से ऊपर जाऊं, असेंडिंग ऑर्डर में जाऊं, अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाऊं, स्पीशीज, जेनस, तो बेटा हर ऊपर वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा जनरल है और नीचे वाला ग्रुप ज्यादा कंजर्वेटिव है, क्योंकि हमने देखा कि स्पीशीज में क्लियर कट डिफरेंसेस हैं। ह्यूमंस, बंदर अलग और ह्यूमंस अलग और चिंपैंजीज अलग, लेकिन अगर एक जेनस देखूं तो इन सब की जेनस सेम होगी क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। तो मेरा बच्चा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को आप जेनस में डाल दोगे तो हर ऊपर वाला टैक्सॉन जो है वो ज्यादा जनरल है वो, और जब नीचे वाला जो टैक्सॉन है वो ज्यादा स्पेसिफिक है। तो कन्वर्सली स्पीकिंग the organisms are grouped into larger, that is more inclusive categories taxa। तो हर ऊपर वाला जो टैक्सॉन है वो ज्यादा इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव से मुराद
अपने अंदर ज्यादा इंक्लूजन रखता है, इंक्लूजन से मुराद ज्यादा चीजें इंक्लूडेड हैं उसमें। तो कहता है जनाब ईच कैटेगरी इज मोर जनरल, हर ऊपर वाली जो कैटेगरी है वो ज्यादा जनरल है, ज्यादा आम है, देन द वंस बिलो इट, देन द वंस बिलो इट। जैसे एक जनरल कैटेगरी है हम लोगों की और वो है मुसलमान। तो मुसलमान एक जनरल कैटेगरी है, लेकिन जब मुसलमानों के नीचे फिरके आने शुरू हो जाएंगे तो फिरके जरा ज्यादा कंजर्वेटिव और स्पेसिफिक बनना शुरू हो जाएंगे। तो ईच कैटेगरी इज मोर जनरल देन द वन बिलो इट, अपने से नीचे वाली से ऊपर वाली कैटेगरी ज्यादा जनरल है, एंड हैज इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, और पता लगेगा कि ऊपर वाली की ज्यादा इमर्जेंस है, वो ज्यादा इमर्ज करेगी। दैट इज जेनस will be broken down into many species and family can be broken down into many genera. तो जनाब the taxonomic categories from species to kingdom form a hierarchy. Hierarchy means बेटा एक लैडर, एक स्टेप वाइज। तो स्पीशीज पहला स्टेप है, सबसे छोटा, उससे बड़ा स्टेप जीनस है, उससे बड़ा स्टेप फैमिली है, उससे बड़ा स्टेप ऑर्डर है, उससे बड़ा स्टेप क्लास है, उससे बड़ा स्टेप फाइलम है, और फाइलम से बड़ा सबसे बड़ा किंगडम है। तो जी हाँ, ये एक लैडर है, एक हिराकी है, एज डिस्क्राइब्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। बेटा जी फिर ना कहना खबर ना हुई। अल्लाह अकबर। अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, अल मशहूर तरीन, जिस तरह नाइन्थ में था ना कि इंसान की और उसकी वो पाइसम सेटवम की, इंसान की और पाइसम सेटवम की जिस तरह था ना कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिख दें, इंसान की और किसकी, पाइसम सेटवम की, दैट इज पी प्लांट की जनरल क्लासिफिकेशन लिख दें, सिंपल क्लासिफिकेशन। मेरे बच्चों इसी तरह आपकी इस किताब में इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है जी, राइट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। ये बेटा मेज के हवाले से भी आ जाएगा, MAIZE, मेज, ठीक है। तो कॉर्न भी यहाँ फिर MAIZE। तो जी हाँ, मेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको कॉर्न आ जाएगा, या फिर आपको वो देगा कि जी मेज को बयान कर दे, जी मेज, ठीक है। तो जी मेज जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ दिया है, तो वो इटैलिक्स में लेके आओ बेटा। तो ये आ सकता है मेज की शक्ल में भी, कॉर्न की शक्ल में भी, और जी मेज की शक्ल में भी मेरा बच्चा ये आ सकता है। तो याद रखें अगेन, KPCOFGS, क्या KPCOFGS, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। लेकिन याद रहे कि फाइलम हम जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ प्लांट के लिए लफ्ज डिवीजन आएगा तो PAAPPZM, क्या याद रखना है, PAAPPZM, PAAPPZM, क्या PAAPPZM। तो P से प्लांटी, A से एंथोफीटा, जिसको ट्रैकियोफीटा भी कहते हैं, या ट्रैकियोफाइटा कह लें, या ट्रैकियोफीटा कह लें, और ये क्या है, एंथोफीटा। क्या मेरा बच्चा, एंथोफीटा। क्लास कौन सी है जी, एंजियोस्पर्मी, क्लास कौन सी है, एंजियोस्पर्मी। ऑर्डर पोएल्स, पोएल्स, एंड फैमिली पोएसिएई, पोएसिएई, दैट इज पोएसी। और जीनस है जी जी, एंड स्पीशीज है जी मेज। तो जीनस और स्पीशीज को मिला के लिख देंगे तो बनेगा जी मेज। तो जी मेज इसका साइंटिफिक नेम होगा। अगेन PAAPPZM, क्या PAAPPZM, प्लांटी, एंथोफीटा, एंजियोस्पर्मी, पोएल्स,
पोएसीएई, पोएसीएई भी कह लो या पोएसी कह लो, एक ही बात है. Z and what? Maize. Members of the lower category resembles. अब बेटा ये पॉइंट था ये ऊपर के साथ, so that is point number 18. That is point number 18. तो पॉइंट नंबर 18 आ गया कि जो लोअर कैटेगरी के जो होते हैं वो आपस में ज्यादा रिजेंबल करते हैं देन द मेंबर्स ऑफ द हायर टैक्सॉन. तो मतलब एक जेनस के अंदर मिलती जुलती स्पीशीज आएंगी, तो जेनस इकट्ठी होंगी तो फैमिली में कोई इतना ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं पाई जाएगी जितना जेनस के अंदर पाई जाएगी. और अगर जेनस से और नीचे चले जाएं तो स्पीशीज में मर्द औरत और आदमी में इंसान मर्द और औरत में तो ढेर सारी सिमिलैरिटीज हैं. तो पता लगा मेंबर्स ऑफ द लोअर कैटेगरी रिजेंबल्स वन अनदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ द हायर टैक्सॉन. बच्चों बहुत बहुत इजी नोमेनक्लेचर हमने 9th में भी पढ़ा था. व्हाट इज नोमेनक्लेचर? असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स अलॉट करना नोमेनक्लेचर कहलाता है. थोड़ी सी हिस्ट्री आप पढ़ लेते हैं. 3 सिचुएशंस में प्रॉब्लम थी, उसके बाद कैरोलस लिनियस आ गया और उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का निजाम बनाया. मैं सिंपल इसकी रीडिंग करता जाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी. इसमें कोई ऐसा खास कॉन्सेप्ट नहीं है. फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स plants and animals have been given common names by the people. शुरू से लेकर अब तक इंसानों ने हमेशा ऑर्गेनिजम्स को कॉमन नेम्स दिए हैं. Since तब no system was used in choosing common names. तो कॉमन नेम्स चुनते वक्त, कॉमन नेम्स रखते वक्त कोई खास क्राइटेरियन इनके पास नहीं होता था, कोई खास मेथड इनके पास नहीं था होता. तो इन मैनी केसेस वेरियस रीजन्स हैड ओन नेम्स फॉर द सेम प्लांट एंड एनिमल्स. और इस तरह हर रीजन ने सेम प्लांट के लिए अपने अपने नाम रख लिए. सिचुएशन 1 जो फेस कर रही थी दुनिया वो ये थी कि सेम ऑर्गेनिज्म था, एक ही ऑर्गेनिज्म था जिसके पूरी दुनिया में डिफरेंट नेम्स रख दिए गए. अगर आप अनियन की एग्जांपल ले लें तो टेक अनियन फॉर एग्जांपल. इट्स कॉमन उर्दू नेम इज प्याज. इसका कॉमन नेम उर्दू में प्याज है, बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट इज आल्सो नोन एज गंडा. पाकिस्तान में इसको बसल भी कहते हैं, पाकिस्तान में इसको बसल भी कहते हैं. सो इन डिफरेंट कंट्रीज इट वुड हैव अनदर सेट ऑफ नेम्स. और इसी तरह दूसरी कंट्रीज में पता नहीं कितने ही नाम रखे गए हों प्याज के, जितनी जुबानें उतनी नाम. इसी तरह मेरा बच्चा एमलटास एक पौधा है, अमलतास, अर्गवाद, गुरमाला, गोल्डन शावर, उर्गिंग कैसिया, ये सारे फिर दोबारा सेम प्लांट के कॉमन नेम्स हैं. बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूज हो गए हम. सो thus the same plant may have different names. जो दूसरी सिचुएशन फेस कर रही थी दुनिया वो थी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को सेम नेम दिया गया हुआ था. लो जी, पहले था एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट नेम्स, अब आ गया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सेम नेम. So in some cases, a single name refers to several different plants or animals. एक नेम रेफर हो जाता है क्या several different plants और animals को दिए जाते हैं. For example, ब्लू बेल एक नाम है जो दर्जनों पौधों को दिया गया है. वो क्यों जी? सिर्फ बेल शेप्ड फ्लावर्स की वजह से. तो नॉनसेंस की बात हो जाती है. बेल शेप्ड फ्लावर्स की वजह से दर्जनों पौधों को नाम दिया गया है जी ब्लू बेल. सो दीज आर कॉल्ड ब्लू बेल्स. सिमिलरली ब्लैक बर्ड वर्ड इस्तेमाल होता है, ब्लैक वर्ड नाम दिया गया है क्रो एंड रेवन. ये बेटा दोनों ही काले रंग की बर्ड्स हैं, दोनों काले रंग की बर्ड्स हैं, इनको सेम नेम दिया गया है एंड दैट इज ब्लैक बर्ड. सिचुएशन 3 ये है
कि कॉमन नेम्स जो है वो नेम्स विदाउट साइंटिफिक बेसिस होते हैं, उनकी कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं होती। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर, रिमेंबर दैट, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। तो सिचुएशन 3 क्या है कि नेम विदाउट साइंटिफिक बेसिस दे दिए गए हैं। तो कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मैं घर आया तो मेरा बेटा कहता पापा मेरे पास सिल्वर फिश है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसके पास कोई सिल्वर रंग की फिश होगी, इसके पास कोई सिल्वर रंग की फिश होगी, जबकि वो मुझे सिल्वर फिश की आड़ में मुझे एक इंसेक्ट दिखा रहा था। मैं क्या इसे इंसेक्ट को सिल्वर फिश कहते हैं? कहता जी पापा। तो मेरा बच्चा टू अ बायोलॉजिस्ट के नजदीक फिश एक वर्टिब्रेट है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी बैकबोन होनी बड़ी जरूरी है। इसके अलावा फिश के अंदर फिन्स होने बड़े जरूरी हैं और फिश के अंदर गिल्स होने बड़े जरूरी हैं। लेकिन मेरा बच्चा सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, जबकि क्रे फिश और जेली फिशेस ये दूर दूर तक फिशेस की कोई किसी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती हैं। स्टार फिश they do not fit into the biologist definition of the fish। तो पता लगा सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये कहीं दूर दूर से भी ये फिशेस नहीं है। तो जो है बेटा, तो कॉमन नेम्स हैड लॉन्ग कॉज्ड व्हाट कंफ्यूजन मचाई हुई है जी, कंफ्यूजन। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम निकाली जी कैरोलस लिनियस ने। इस बंदे ने ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी कैरोलस लिनियस, जो कि 1707 से 1778 तक जिंदा रहा, मेरे पैदा होने से 200 साल पहले बेचारा मर गया था। अ स्वीडिश साइंटिस्ट, ये बेटा स्वीडन का रहने वाला साइंटिस्ट था, स्वीडिश, ठीक है जी। तो बॉटनिस्ट था, प्लांट्स की स्टडी में माहिर था। He devised a system for naming and classifying all the organisms known to him। जितने organisms उसको पता थे उन सब का उसने नेम रख दिए। His system is used today internationally। आज भी इसके सिस्टम को इंटरनेशनली यूज किया जाता है। He discarded से मुराद रिजेक्ट करना, इसने रिजेक्ट कर दिया the common names of plants and gave each plant one of a scientific name। उसने साइंटिफिक नेम कहां से लिए? He took the scientific names from the Latin words, लातीनी जुबान के अल्फाज इसने इस्तेमाल किए। लेनियस ने पब्लिश की अपनी लिस्ट, Linnaeus published the list of the names of the plants in 1753। 1753 बेटा ये सारे अब MCQs नहीं है। The scientific name of each plant had 2 parts। 2 parts से पता है ना, पहला जीनस का तो दूसरा स्पीशीज का होता है। Usually the name referred to some characteristics of the organisms। या तो नेम में उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स होते थे, या फिर उस बंदे के नाम के ऊपर भी रख दिया जाता था जिसने इसको कलेक्ट किया हुआ। जनाब, his system spread rapidly। उसका सिस्टम पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैला and became so popular that he used it later on in naming of animals। तो एनिमल्स की भी उसने लिस्ट बनाकर फिर 1758 में पब्लिश की। तो 1753 में उसने नेम्स ऑफ प्लांट्स पब्लिश किए थे। लोगों की जब डिमांड आई तो फिर 1758 में तकरीबन 5 साल बाद उसने एनिमल्स के भी नेम्स पब्लिश कर दिए। किसके बेटा? एनिमल्स के। So many of his names are in use today। आज भी इसके कई names हमारी यूज में है। तो Linnaeus systems of giving each species a scientific name comprising 2 words। तो बेटा 2 words पर मुश्तमिल नाम, 2 words binomial कहलाएगा, नाम कहलाएगा nomenclature। तो 2 words पर मुश्तमिल इस नाम को binomial nomenclature कहा गया। बस अब फिनिश होने वाले हैं, आखिरी 5 पॉइंट्स रह गए। कहता है जनाब, द फर्स्ट नेम रेफर्स टू द जेनस, हमें भी पता है, एंड इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, एंड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, सारा 9th वाला। एंड द स्पेसिफिक नेम फॉलोज द जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम के बाद आएगा स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक से मुराद स्पीशीज का नेम, यहाँ स्पेसिफिक से मुराद क्या है बेटा? स्पीशीज का नेम आएगा। एंड बिगिंस विद स्मॉल लेटर,
letter. Now the scientific name for the onion is, ये एग्जांपल्स आ गई, एलियम सीपा. अगर तो आपने इसको यूं लिखना है तो इसको फिर टेढ़ा यानी कि इसको कर दो इटैलिक्स में, और अगर आपने इसको इटैलिक्स में नहीं लेकर जाना तो इसको अलग अलग अंडरलाइन कर लें, इसको अलग अलग अंडरलाइन कर लें. ये रूल याद रखना आपने. अगर तो आपने इसको सीधी लिखाई में लिखना है तो अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और अगर आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना तो फिर तिरछी लिखाई में ले जाएं, जिस तरह मैं इसको ले गया हूँ. तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. The scientific name of onion is Allium cepa, and the scientific name of the amaltass is Cassia fistula, and for man is what? Homo sapiens. इंसान का क्या है? होमो सैपियंस. तो ये तीन नेम्स हमारे इस चैप्टर में आ चुके हैं, तो ये याद करने अब आपने एमसीक्यूज के लिए. इसी तरह बोटानिकल नेम फॉर द पोटैटो, ये चौथा नेम आया जी पोटैटो का. पोटैटो का है जी सोलानम ट्यूबरोसम. ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम. अच्छा बच्चे क्या करेंगे? वो ट्यूबरसम लिख देंगे, ओ का जिक्र नहीं करेंगे, जबकि ओ ना किया तो ये सारा गलत हो जाएगा. तो सोलानम ट्यूबरोसम ये है जी पोटैटो का. जबकि ब्रिंजल का है सोलानम मीलनजीना. यही है वो जीना जिसके माँ बाप भी नहीं थे. तो सोलानम मीलनजीना. अच्छा सोलानम दोनों में जो कॉमन वर्ड आ रहा है ये बताता है कि इन दोनों स्पीशीज को सोलानम नामी जेनस में रखा गया है. इन दोनों की जेनस सेम है. The same generic name for potato and brinjal reflects close relationship between the two species. Every species has only one scientific name in the world. ये याद रखिएगा कि हर स्पीशी का सिर्फ एक साइंटिफिक नेम होता है पूरे वर्ल्ड ओवर में. एंड इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड अपॉन अपीयरेंस. बेटा कहता शुरू में क्लासिफिकेशन को अपीयरेंस पर रखा गया था या मॉर्फोलॉजी देखी जाती थी, लेकिन आज जब एडवांसमेंट हो चुकी है तो आज हम मद्देनजर रखते हैं साइटोलॉजी में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, दैट इज स्टडी ऑफ सेल. आज हम कहते हैं फिजियोलॉजी में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए. आज हम कहते हैं जेनेटिक्स में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और तो और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी सिमिलैरिटीज होनी चाहिए. इसलिए टू डू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो ये सारे तरीके भी मॉडिफाई किए गए हैं. मेरे बच्चों अब आप लोग सवाल कर सकते हो आज के लेक्चर के बारे में.